नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी का ऊष्मा बजट। तो हीट बजट पढ़ेंगे। तो ये होता क्या है कि सूर्य से, एक सामान्य भाषा में, सूर्य से जो आने वाली ऊर्जा है पृथ्वी पर प्राप्त होती है और पुनः पृथ्वी द्वारा वापस अंतरिक्ष में भेज दी जाती है। इसी का लेखा जोखा हम पढ़ेंगे इस ऊष्मा बजट में। तो सूर्य के विकिरण द्वारा सूर्यताप के रूप में प्राप्त ऊष्मा एवं पार्थिव विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में भेजी गई ऊष्मा बिल्कुल बराबर होती है। तो इसको हम जब शुरू करेंगे तो मान लेते हैं कि 100% जो एनर्जी है, ये 100% एनर्जी ये सूर्य से पृथ्वी की तरफ चली। फिर इससे पहले हम थोड़ा और जान लेते हैं कि इसके हालांकि कई वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए हैं इस संबंध में। तो हम पढ़ेंगे जी टी ट्रिवार्था जी का पढ़ेंगे। तो जी टी ट्रिवार्था जी हैं, इन्होंने ये सिद्धांत दिया है, बहुत सिंपल तरीके से दिया है। तो इनके द्वारा बताया गई चीज़ों का, और यही चीज़ें NCERT में भी दी गई हैं। तो इसी को हम पढ़ेंगे, इसी बजट को। तो अब आते हैं यहाँ पर। अब ये सौरिक विकिरण यहाँ पृथ्वी के लिए चला, लेकिन एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ से जो सौरिक विकिरण निकलता है वह लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में निकलता है। यानी लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में निकलता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा, बस एक सिंपल सी भाषा में, लघु तरंग दैर्ध्य, ये लघु तरंग दैर्ध्य और ये हो गया दीर्घ तरंग दैर्ध्य। मतलब ये इसकी वेवलेंथ हो गई, ये इसका पूरा आयाम हो गया। तो ये हो गई लघु तरंग दैर्ध्य, ये हो गई दीर्घ तरंग दैर्ध्य। हालांकि ये सैद्धांतिक चीज़ नहीं है, लेकिन एक समझने के लिए मैं बता दिया हूँ, क्योंकि ये टॉपिक फिजिक्स का है। तो जो भी सूर्य से निकलने वाली तरंगें होती हैं वह लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में नीचे आती हैं पृथ्वी तक। सूर्य से सभी प्रकार की किरणें निकलती हैं, एक्स और गामा, अल्ट्रावायलेट, प्रकाश यानी विकिरण, सभी तरंगें आती हैं। तो यहाँ से चलने पे जैसे ही पृथ्वी के वातावरण या वायुमंडल में आती हैं तो एक्स और गामा किरणें जो हैं आयन मंडल में आयनित होकर समाप्त हो जाती हैं। फिर ये नीचे चलती हैं तो अल्ट्रावायलेट बचती है। अल्ट्रावायलेट ओजोन को तोड़ने में खर्च हो जाती है, यानी ओजोन द्वारा रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, और बाकी बचा प्रकाश यानी विकिरण जो है पृथ्वी के धरातल तक पहुँच पाता है। तो अब आते हैं हम यहाँ पर। ये 100% एनर्जी जो है सूर्य से चली, और ये हैं बादल। इन बादलों से टकरा करके रिफ्लेक्ट होती है कितनी परसेंट एनर्जी? 27% एनर्जी ये रिफ्लेक्ट हो जाती है बादलों के माध्यम से। फिर ये अब और नीचे चलती है। वायुमंडल में धूलकण भी हैं। वायुमंडल में धूलकण होने के नाते यहाँ पर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं, जल वाष्प हैं, गैसें हैं। इनसे जो सौरिक विकिरण है परावर्तित होता है 6%। और यहाँ से फिर ये नीचे चलती हैं, नीचे की तरफ आती हैं और पृथ्वी पर आकर के टकराती हैं, और ये यहाँ से सीधे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे बर्फ़ है, जल है, पहाड़ों पर से रेगिस्तान है, इनकी वजह से सीधे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ये जितनी भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं वायुमंडल को बिना कोई ऊर्जा दिए हुए वापस पुनः अंतरिक्ष में वापस लौट रही हैं। तो पृथ्वी से वापस लौटने वाली जो प्रतिशतता है ये 2% है। 2% है, टोटल 2% है। अब तक हमने जितनी जो भी पढ़ा ये था सौरिक विकिरण, क्योंकि ये सूर्य द्वारा जो भी एनर्जी आ रही है वापस चली जा रही है अंतरिक्ष में, इनका विकिरण हो रहा है। ये टोटल हो जाते हैं 35%। इनको जोड़ लेंगे तो यानी कि 100% से 35% एनर्जी तो बिना ऊर्जा दिए ही वापस चली गई, और बची आपकी 65%। अब इसके बारे में बताते हैं कि 65% अब कहाँ जाती है। तो इतना आपने जो भी पढ़ा, यहाँ से चल कर के बादल से 27%, 6% धूलकण से, और पृथ्वी से 2%, और ये हो गई सौरिक विकिरण। ये पृथ्वी को बिना एनर्जी दिए हुए वापस चली गई। तो इनको ही कहते हैं एल्बिडो। ये एल्बिडो होता है। पृथ्वी से जो भी सौरिक विकिरण आते हैं पृथ्वी को बिना ऊर्जा दिए हुए वापस चले जाएँ तो उनको हम एल्बिडो कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं और आते हैं पृथ्वी पे। तो पृथ्वी पे अब जो बाकी बची हुई सौरिक विकिरण है पृथ्वी पे आती है और यहाँ अवशोषित कर ली जाती है पृथ्वी द्वारा। 51% ये अवशोषित कर ली जाती है। 51%। ये पृथ्वी दिन के समय पूरी तरह से ऊर्जा का अवशोषण करके गर्म हो जाती है। अब जब शाम होती है तो शाम के समय अब इससे विकिरण के रूप में अब एनर्जी धीरे धीरे निकलती है। अब जब इससे बाहर एनर्जी निकलेगी पुनः वापस अंतरिक्ष में जाने के लिए, तो इसको बोलते हैं हम पार्थिव विकिरण। तो पार्थिव विकिरण के माध्यम से ये जाएंगी। लेकिन जो पार्थिव विकिरण होता है, जैसे कि ये इधर से एनर्जी जा रही है, तो ये होती है दीर्घ तरंग दैर्ध्य, क्योंकि सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं वो लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में होती हैं,
और सूर्य की किरणों को हम अनुप्रस्थ तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग दैर्ध्य के रूप में होती हैं। अयांत्रिक तरंगे भी कहते हैं। अयांत्रिक यानी जो किसी बिना माध्यम के चलें। और पृथ्वी से जो भी एनर्जी वापस निकलती है इसे हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। पार्थिव विकिरण कहते हैं। और पार्थिव विकिरण जो होता है वह दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में बाहर निकलता है। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी का पार्थिव विकिरण, इसका देखते हैं कैसे। 51% ये एब्जॉर्ब कर लेता है और 65 है चूँकि। तो यहीं से यहाँ पहुँचने से पहले यहाँ पर जो वायुमंडल है हमारा, ये पृथ्वी का पूरा जो वायुमंडल है, इस पूरे वायुमंडल में भी ऊष्मा अवशोषित कर ली जाती है। तो जब ऊष्मा इसमें अवशोषित होती है तो यहाँ पे कितनी ऊष्मा अवशोषित होती है वायुमंडल द्वारा? तो वायुमंडल द्वारा 14% ऊष्मा अवशोषित कर ली जाती है। 14%। यह हो गई वायुमंडल द्वारा 14%। फिर इसके बाद अब पृथ्वी पे 51%, 14% वायुमंडल में चली गई, बाकी बची 51%, ये यहाँ पर आ गई। 14 और 51 जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 65। अब ये पूरी 100% एनर्जी जो सूर्य से चली थी उसका लेखा जोखा हो गया। अब ये वापस जाने में तो 35% पहले ही वापस जा चुकी है, 14% यह और 51% यह अभी पृथ्वी के वातावरण और पृथ्वी के अंदर अवशोषित की गई है। अब शाम होते होते ये एनर्जी पार्थिव विकिरण के रूप में धीरे धीरे बाहर निकलेगी। तो आइए अब इसको देख लेते हैं। इसमें से 6% एनर्जी जो है पृथ्वी से पार्थिव विकिरण के रूप में यानी प्रभावी विकिरण के रूप में निकलती है। प्रभावी विकिरण के रूप में निकलती है 6% एनर्जी। तो प्रभावी विकिरण क्या है कि जो वायुमंडल द्वारा सीधे मतलब ऐसी ऊष्मा जो वायुमंडल को सीधे गर्म कर दे तो उसे हम प्रभावी विकिरण कहते हैं। और इसके बाद 9% यानी 9% ऊष्मा जो है संवहन के द्वारा खर्च हो जाती है। संवहन के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। संवहन का मतलब कि जैसे कि ये कोई सतह है, यहाँ पे तापमान अगर बढ़ रहा है इस सतह का, तो इस सतह पे जो भी वायुमंडल के कण हैं, यानी इसमें जब गर्म होते हैं, जो अणु होते हैं, जो एटम्स होते हैं, गर्म होकर अपना स्थान छोड़ देते हैं, इसे हम संवहन कहते हैं। जैसे चालन होता है, चालन में जो पदार्थ के अणु होते हैं ये गर्म होते हैं तो अपनी ऊर्जा को ट्रांसफ़र करते हैं, इधर इस तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन संवहन में ये गर्म होकर के अपना स्थान को छोड़ देते हैं। जैसे जल को गर्म किया जाए तो उसके अणु बर्तन की तली से गर्म होकर के अपना स्थान छोड़ करके ऊपर की तरफ चले जाते हैं, तो उनमें संवहन होता है। वायु में जब वायु गर्म होती है तो उसमें भी संवहन होता है। तो इनके माध्यम से 9% ऊर्जा संवहन में खर्च हो जाती है। फिर इसके बाद आते हैं हम 19% जो है, 19% जो ऊर्जा है ये होती है वाष्पीकरण में खर्च, यानी वाष्पीकरण के द्वारा इस पृथ्वी से अवशोषित कर ली जाती हैं। तो वाष्पीकरण द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, यानी संघनन की गुप्त ऊष्मा द्वारा ये इतनी वापस चली जाती हैं। तो वाष्पीकरण जानते हैं साइंस में कि जिस सतह से वाष्पीकरण होता है वह सतह ठंडी हो जाती है। वाष्पीकरण खास सबसे अधिक इसका प्रभाव समुद्र में जो जल वाला भाग होता है वहाँ पे अधिक होता है, वहाँ से ऊर्जा अधिक अवशोषित कर ली जाती है। अब ये टोटल इसको देखें यदि हम, तो ये टोटल हो जाते हैं, ये टोटल हो जाता है 34%। 1996 को जोड़ लेंगे तो ये 34% हो जाता है। यानी 51% में से 34% इन 3 माध्यम के द्वारा वायुमंडल में इसको विसरित कर दिया गया। और ये सभी पृथ्वी से निकल करके ही वायुमंडल में फिर से, ये 14% तो पहले से है और ये वायुमंडल में फिर जा करके अवशोषित हो रहा है, वायुमंडल और अधिक गर्म हो रहा है। अब इसके बाद इसमें से अगर 34 निकल गया तो बचा कितना? 17%। 17% जो बची हुई ऊर्जा है, यानी 51 में से 34% ऐसे निकल गया, जो 17 बची हुई है वो डायरेक्ट बिना वायुमंडल के संपर्क में आए हुए वो डायरेक्ट अंतरिक्ष में निकल जाती है। तो हम इसको बाहर निकालते हैं अंतरिक्ष में डायरेक्ट, इसको हम बाहर निकालते हैं अंतरिक्ष में। 17% जो एनर्जी है ये चली गई हमारी अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में 17% एनर्जी हमारी चली गई अंतरिक्ष में डायरेक्ट। अब ये 34% जो है ये वायुमंडल में जा करके अवशोषित हुई है, तो 14% पहले से थी और ये 34% और ऐड हो गई। तो हम इसको ऐसे जोड़ लेते हैं, 34 और प्लस 14%, ये टोटल हो गए हमारे 48% एनर्जी। अब क्या है कि वायुमंडल में एब्जॉर्ब हो गई। अब ये फिर यहाँ से
पुनः 58% कुछ समय बाद ये अंतरिक्ष में वापस चले जाएंगे। लेकिन अब क्या कहेंगे, ये तो हो गई पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण 51% हुआ। पार्थिव विकिरण में 9% वाष्पीकरण से, संवहन से और 6% इससे। लेकिन जो 34% इसमें ऐड हुई है वायुमंडल में, अब जब यहाँ से पुनः वापस होगी तो इसको बोल लेंगे वायुमंडलीय विकिरण। ये था पूरा सिस्टम जो था, इधर से आया था पृथ्वी तक, ये पूरा, ये सौरिक विकिरण पढ़ा हमने। फिर इसके बाद ये पूरा पार्थिव विकिरण पढ़ा। पार्थिव विकिरण पढ़ने के बाद अब ये वायुमंडलीय विकिरण है जो 48% हो रहा था, ये वापस पुनः अंतरिक्ष में चला गया। यहाँ पर 17 और 48% को जोड़ेंगे तो 65% हो जाएगा, जो 65% बाद में अंतरिक्ष में वापस चला जाएगा, क्योंकि 35% तो पहले ही चला गया था शुरू में ही। अब पृथ्वी से वापस 65% चला गया, यानी 35 और 65 जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 100 वापस चला गया। 100 आया था, 100 वापस चला गया। यह था एक औसत ऊष्मा बजट पृथ्वी का। और इस तरह से हमारी पृथ्वी का जो औसत तापमान है हमेशा 15 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है। 100% एनर्जी वापस आती है और चली जाती है पुनः, यानी पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर जो है, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है। अब हम एक सेक्शन और देखते हैं, इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आता है एक पॉइंट, शुद्ध विकिरण। शुद्ध विकिरण क्या होता है? एक आता है शुद्ध विकिरण। तो शुद्ध विकिरण का मतलब ये है कि सूर्य से आने वाली सौरभिक विकिरण, यानी 100% ऊर्जा सूर्य से प्राप्त हुई और 100% ऊर्जा पृथ्वी द्वारा पार्थिव विकिरण के रूप में वापस कर दी गई। नेट बचा 0% एनर्जी। तो ये होता है शुद्ध विकिरण, जितनी आई उतनी वापस चली गई। लेकिन क्या, ये तो सैद्धांतिक रूप से है, लेकिन क्या व्यावहारिक रूप से ऐसा होता है? तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी की जो संरचना है एक अद्भुत संरचना है, और इसमें जो जलवायु है, जो मौसम है और जो इसका भौतिक स्वरूप है, एक समान हमेशा नहीं है। इसलिए इन सभी के प्रभाव के कारण सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है, कहीं पर अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, वापस कम जाती है, कहीं पर सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होती है और वापस अधिक चली जाती है। तो ये उतार चढ़ाव बना रहता है। ऊर्जा का अतिरेक होता है, कहीं पे अतिरेक होता है कहीं पर, और कहीं पर ऊर्जा की कमी हो जाती है। तो जैसे हम एग्जांपल देके बता देते हैं आपको। तो ये है हमारी पृथ्वी, ठीक। अब इस पृथ्वी से ये हो गई हमारी 0 डिग्री की लाइन। अब इसमें जो 20 डिग्री है और ये 20 डिग्री जो है, इन 20 डिग्री पे, यानी 20 डिग्री, जो 20 डिग्री है, यहाँ पे क्या होता है कि जो सूर्य से आने वाली किरणों की जो रफ्तार है, जो तीव्रता है या फिर जो मात्रा है, सबसे अधिक होती है। सूर्य से जो आने वाली जो भी किरणें हैं यहाँ पर जो आती हैं, इनकी मात्रा इस बेल्ट में अधिक रहती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऊर्जा का अतिरेक हो जाता है। ऊर्जा अतिरेक, इसको बोलते हैं अतिरेक। ऊर्जा अतिरेक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है अधिक आती है और वापस जाने वाली जो ऊर्जा है बहुत कम होती है पृथ्वी से। तो यहाँ पे ऊर्जा का अतिरेक हो जाता है। और ठीक इसी तरह पृथ्वी पे एक होती है 70, यानी 70 डिग्री की लाइन, जो 70 डिग्री की होती है। 70 डिग्री की लाइन जो होती है, 70 डिग्री की ये लाइन, यहाँ पे हीट बैलेंस होता है। ऊर्जा का ना ही अतिरेक होता है, ना ही यहाँ कमी होती है। यानी जितनी % ऊर्जा सूर्य से आती है, उतनी ही % ऊर्जा पृथ्वी से वापस चली जाती है। अब इसके बाद आते हैं ये ध्रुव हैं हमारे, जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं। यहाँ पे क्या होता है, तो ध्रुव पे ऊर्जा की कमी हो जाती है। ऊर्जा की कमी हो जाती है। ये ऊर्जा की कमी हो जाती है ध्रुवों पे, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं वो पहुँच नहीं पाती हैं। तो सौरिक विकिरण, यानी सूर्य से आने वाली ऊर्जा की मात्रा बेहद कम होती है, और पृथ्वी से पार्थिव विकिरण के रूप में जो जाने वाली एनर्जी होती है, ये सर्वाधिक होती है। इसलिए यहाँ ऊर्जा की कमी हो जाती है। तो ये चीज़ें होती हैं पूरे बैलेंस में। तो जैसे हमने पढ़ा इस तरह से तो नहीं होती हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से ऐसा एवरेज है समझने के लिए कि ऐसा होता है। अब एक और टर्म पढ़ते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं प्रतिलोम विकिरण। प्रतिलोम विकिरण क्या होता है? तो प्रतिलोम विकिरण ये होता है कि वायुमंडल के घटकों द्वारा, जो ये वायुमंडल के आपको घटक दिख रहे हैं, इन वायुमंडल के घटकों द्वारा, यानी धूलकण हैं, बादल हैं, या फिर जितने भी यहाँ पे जलवाष्प गैसें हैं वगैरह, इनसे पुनः जो एनर्जी वापस गई है पुनः पृथ्वी की तरफ भेज दी जाती है। ये बहुत कम मात्रा में होती है, हालांकि इस परसेंटेज में कहीं आपको हमने बताया नहीं, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में होती हैं। अंततः फिर ये 0 हो जाती हैं, लेकिन ये पृथ्वी पर पुनः वापस चली जाती हैं, जिससे कि ये जो है मेंटेन बना रहे, ये प्रोसेस जो है मेंटेन बना रहता है। तो प्रतिलोम विकिरण यही होता है कि जो पुनः एनर्जी जाने के बाद पुनः एनर्जी, कुछ जो ऊर्जा है पृथ्वी पर रात के समय प्राप्त हो जाती है। इसी से संबंधित एक टॉपिक और हम बता देते हैं आपको, वो है यहाँ पे बता देते हैं, वो है विकिरण खिड़की। विकिरण खिड़की। तो
खिड़की। विकिरण खिड़की क्या होती है? विकिरण खिड़की के बारे में जान लेते हैं। हालाँकि एक शब्द विकिरण जो है यहाँ पर आया है, यहाँ पर विकिरण हम बहुत देर से देख रहे हैं कि विकिरण विकिरण। तो जैसे हमने बताया कि संवहन में जो माध्यम के कण होते हैं, जो अणु होते हैं, अपना स्थान गर्म होकर छोड़ देते हैं, और चालन में जो होता है जो एटम्स होते हैं वो गर्म होते हैं, लेकिन अपनी ऊर्जा को बगल वाले एटम्स को स्थानांतरित कर देते हैं। इसमें स्थानांतरण होता है। लेकिन विकिरण में क्या होता है कि ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि में माध्यम के कण भाग नहीं लेते हैं। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि में माध्यम के कण जो हैं भाग नहीं लेते हैं। गर्म वस्तुएं जिसमें सापेक्षिक रूप से ऊष्मा की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी हर वस्तु की एक ऊष्मा निर्धारित होती है, तो ऐसी वस्तुएं जो थोड़ी गर्म हो चुकी हैं, जिनमें सापेक्षिक रूप से ऊष्मा की मात्रा ज़्यादा होती है, वे वस्तुएं ऊष्मा को स्वयं छोड़ती हैं, ऊष्मा को स्वतः उत्सर्जित करती हैं। इसे ही हम विकिरण कहते हैं। और विकिरण के माध्यम से ऊष्मा सदैव सीधी सरल रेखा में चलती है। तो आते हैं हम विकिरण खिड़की पे। विकिरण खिड़की क्या है कि इसमें क्या है कि पृथ्वी पर वह स्थान जहाँ से दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण बेरोक-टोक बाहर निकल जाता है, तो उसे ही हम विकिरण खिड़की कहते हैं। खिड़की से भाग जाता है, यानी जो सूर्य से आने वाली जो दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण पृथ्वी से या फिर सूर्य से जो आया है पृथ्वी से वापस जाने के लिए, तो खिड़की एक ऐसी बनी होती है। ये खिड़कियाँ कौन कौन सी होती हैं, कितनी होती हैं, बताता हूँ। तो बिना रोक टोक के, रोकने टोकने वाला कौन है? जैसे कि गैस है, जल वाष्प है, धूल है, पृथ्वी पे यहाँ पे आई, तो यहाँ से जब वापस गई तो धूल कण यहाँ पे हैं, जल वाष्प है, वायुमंडल है, बादल हैं, ये सब इसको ट्रैप कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। लेकिन कुछ स्थान पृथ्वी पे ऐसे भी हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, जहाँ रोक टोक नहीं होती है, और एनर्जी आती है और पार्थिव विकिरण के रूप में सीधे चली जाती है बेरोक टोक के। उसे हम विकिरण खिड़की बोलते हैं। विकिरण खिड़की 3 जगह हैं पृथ्वी पे। पहली है ध्रुव क्षेत्र, ध्रुव, ये पोल जो है हमारा, ये पोलर भाग जो है, ये ध्रुव के बारे में पढ़ रहे हैं। ये पोलर भाग जो है, यहाँ पे बर्फ़ आच्छादित है, तो जो बर्फ़ से आच्छादित है, यहाँ पे जो सौर विकिरण आता है, ये पुनः वापस तेज़ी से चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर निर्जन स्थान है, ना यहाँ पर ज़्यादा गैसों का संगठन है, ना ही यहाँ जलवाष्प है, और ना ही यहाँ पे कोई डस्ट है। तो ये ध्रुवीय क्षेत्र, या इसको बोल सकते हैं कोल्ड डेजर्ट। तो कोल्ड डेजर्ट पहली विकिरण खिड़की हो गई, यहाँ से चली जाती है। दूसरी विकिरण खिड़की हमारी होती है, उसको बोलते हैं पर्वतों की चोटी। तो चोटी जो है, पर्वत चोटी, आप आगे समझ लीजिए, ये पर्वत चोटी है। तो पर्वत चोटियों पे इतनी दूर ये बर्फ़ हमेशा जमी रहती है, तो पर्वत चोटियों पे भी जो वायु का संगठन है कम रहता है, जलवाष्प बिल्कुल नहीं रहती है। फिर इसके बाद जो डस्ट है, धूल कण है, ये भी नहीं रहते हैं, जो कि इस यहाँ से वापस जाने वाली एनर्जी को ट्रैप कर सकें, अवशोषित कर सकें। ये सीधे चली जाती हैं वायुमंडल में, मतलब अंतरिक्ष में। ये दूसरी हो गई। और तीसरा भी होता है रेगिस्तान जो होता है, ये भी विकिरण खिड़की के रूप में जाना जाता है। यहाँ से भी एनर्जी वापस चली जाती है, क्योंकि रेगिस्तान में भी जब यहाँ पेड़ है ही नहीं, तो गैस कहाँ से होगी? ये बिल्कुल निर्जन वीरान जगह होती है। हाँ, और न जल है, न यहाँ पे बिल्कुल नमी है, तो वाष्पीकरण का भी सवाल नहीं उठता है। हाँ, धूल कण होते हैं, लेकिन धूल कण शाम के वक्त ये नीचे बैठ जाते हैं, तो धूल कण भी समाप्त हो जाते हैं। तो यही 3 स्थान हैं जिसको हम विकिरण खिड़की के रूप में जानते हैं, जहाँ से एनर्जी बिना रोक टोक के वापस चली जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण बचा है, जो अंतिम है, वो ग्लोबल वार्मिंग का एक अलग चैप्टर दूसरा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसी दौरान समझ लिया जाए तो बेहतर होगा। थोड़ी सी बातें, इसके जो मूलभूत चीज़ें हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बस छोटा सा सिंपल समझ लेते हैं कि इस पृथ्वी से जब पार्थिव विकिरण होता है, तो दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में होता है। जैसा कि हमने बताया था कि दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में होता है, लेकिन सूर्य से जो आने वाली किरणें होती हैं, वे होती हैं लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में। तो जब यहाँ से ये दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में ये ऐसे वापस जाती हैं, जैसे ये जा रही हैं वापस, तो जब ये वापस जाती हैं दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में, तो ये वायुमंडल के छोटे छोटे धूल कण हैं, या स्पेस जो इसमें बहुत कम रहता है, जिसमें ये ट्रैप हो जाती हैं। लेकिन ये लघु तरंग दैर्ध्य रहती है। अगर लघु तरंग दैर्ध्य जो सूर्य से आती है, इनसे बचते हुए पृथ्वी तक पहुँच जाती है। लेकिन ये जो दीर्घ तरंग दैर्ध्य होने के कारण, यानी लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होने के कारण, ये जाकर के वायुमंडल में ट्रैप हो जाती हैं। तो होता क्या है कि वायुमंडल में यदि हम जो गैसों का संगठन है, उसकी मात्रा को हम लगातार बढ़ा रहे हैं, इस आधुनिक युग में हम लगातार CO2, जल वाष्प, CFC, बहुत सारी ऐसी गैसें हैं जो वायुमंडल में हम लगातार छोड़ रहे हैं, इनकी मात्रा को बढ़ा रहे हैं। तो इनकी मात्रा को बढ़ाएंगे तो सौरवीक विकिरण तथा पार्थिव विकिरण का अवशोषण वायुमंडल अधिक कर सकता है, मतलब कर ही रहा है। तो ज़्यादा रहेंगे वायुमंडल की मात्रा, यानी जो अवशोषण करने वाले, यानी खाने वाले अधिक हो जाएंगे, तो वायुमंडल द्वारा जो हमारी पृथ्वी की गर्मी है, यानी ऊर्जा है, उसको ज़्यादा ट्रैप किया जाएगा, ज़्यादा अवशोषित किया जाएगा। तो ये पूरा वातावरण हमारा गर्म होने लगेगा। यानी पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर 15 है, यानी 15 है, ये धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, होने लगा है। तो ये इंक्रीज़ हो रहा है। अब होता क्या है, जैसे ही वायुमंडल में इन गैसों की मात्रा अधिक बढ़ती है, तो
ये जो परसेंटेज हैं वायुमंडल में जो जो जाकर के मिल रहे थे, इनकी मात्रा भी बढ़ने लगती है। यानी ये 14% बढ़ के 15% हो जाएगा, ये भी कुछ दशमलव में बढ़ने लगेंगे, 0.5, 0.9, 0.8 या 1%, ये बढ़ने लगता है इसकी मात्रा। और ये जो है 70% जो डायरेक्ट अंतरिक्ष में चला गया था, वो अंतरिक्ष में जाकर के कुछ मात्रा इनकी यहीं ट्रैप हो जाएगी। जो 70% वाला भाग कुछ कम होकर के इसमें, चाहे इसमें इस वायुमंडल में, यानी 14% का 15% इसी में से निकल के आएगा। तो इसकी मात्रा घट करके ये 15 हो जाएगी, 15 हो जाएगी, 14 हो जाएगी। जैसे जैसे इसका सघनता बढ़ती जाएगी, इसकी सघनता बढ़ती जाएगी, तो ये मात्रा जो डायरेक्ट अंतरिक्ष में चली जा रही थी पृथ्वी से, ये कम होने लगेगी। और ये जो मात्रा है 14%, ये बढ़ने लगेगी। कभी ये 15% हो जाएगी, कभी ये 16% भी हो सकती है। ये तो हमारे भविष्य की बातें हैं, कैसे कितना हम इसकी सघनता को बढ़ा पाते हैं, घटा पाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के ये कारण बनते हैं, और ये सारा डाटा आपका फ्लैक्चुएट करेगा, आगे पीछे होगा। तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कुछ बताने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद, आप यहाँ तक बने रहें हमारे साथ। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है।